नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होती रहती है, चाहे कोई सरकार हो या चाहे कोई संगठन हो। जब कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो बहुत सारी विचारधाराएं आ जाती हैं, बहुत सारे नए कानून बन जाते हैं। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक हमारे देश में महिलाओं को लेकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। संविधान में और कानून तो बनाए गए, सरकार द्वारा भी कानून बनाए गए, लेकिन देश में जो हमारे महिलाएँ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हमारे देश में या हमारे समाज में महिलाओं को लेके जो भी राइट्स हैं या महिलाओं के जो भी राइट्स हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी समय से सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है और लगातार महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए जूझ रही हैं। आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती पूजा रमन जी हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में फाइनेंस ऑफिसर हैं। इसके अलावा फिशनरी डिपार्टमेंट में भी वो फाइनेंस ऑफिसर हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हमारा जो ये शो है, इसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, कहाँ तक महिलाओं को रिस्पेक्ट या उनके राइट्स की बात हो रही है समाज में। आप महिला सशक्तिकरण को क्या कहेंगी? हमारे देश में क्या होना चाहिए उसके लिए? जिस तरह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, हर दिन महिला अपने अधिकारों के लिए जूझ रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें आती है कि महिलाएं अपने आप को कितना मजबूत समझती हैं। मजबूत होने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मजबूत हूँ। सबसे पहली सीढ़ी जो है कि मैं अपने आप को मजबूत शख्सियत समझूं, कि मुझे उस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी प्लेसमेंट क्या है मेरे परिवार में। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, तो शायद हमारे व्यूज़ उतने अच्छे से सुने जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अगर मुझे सशक्तिकृत होना है या मुझे एम्पावर्ड फील करना है, सो आई शुड बी एजुकेटेड इनफ। अगर देखिए, भगवान ने ब्रेन जो दिया है वो तो बराबर ही दिया, वही सेल्स दिए हैं, वही डीएनए है, सब कुछ वही है। जस्ट एक हार्मोनल डिफरेंस है, खाली एक क्रोमोसोमल डिफरेंस है। अगर हम इस ब्रेन को डेवलप होने का एकदम बराबर मौका दें, तो जैसे कि माँ एक अपने बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करती है और उसको अगर ऐसे में एजुकेशन देती है, तो बेटियाँ बेटे दोनों बराबर होना चाहिए। इक्वालिटी। हमारा नज़रिया अगर बच्चों के प्रति इक्वल होगा तो वो एक इक्वल पर्सनालिटी की तरह डेवलप करके आगे आएंगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज एजुकेशन। You let your daughters be educated. उनको पढ़ाएं, और इसी से ही आगे सब कुछ है। पढ़ेंगी तो सोशली अपने आप को बराबर पाएंगे, एक सोसाइटी में अपनी प्लेसमेंट फील करेंगे कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, हम इस पे अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस दुनिया के इतिहास में हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो चांद पे भी पहुंची हैं, मंगल ग्रह पे भी पहुंची हैं। चाहे हम सुनीता विलियम्स की बात करें या हिलेरी क्लिंटन की बात करें, जो राजनीति की एक बहुत बड़ी पुरोधा है, महिला हैं, इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसके अलावा अगर अपने देश में बात करें तो सुषमा स्वराज की बात कर सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी का भी नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूजा जी, अगर महिलाओं की एजुकेशन की बात आपने की है और आपने बताया कि उनकी फैमिली की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जो इतने सारे संगठन चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए या इनरिचमेंट के लिए महिलाओं के, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पुरुषों के साथ काम करें या कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो अब तक इतने साल हो गए, अभी भी हमारे परिवार की, हमारे देश की महिलाएं उतना ही संघर्ष करती आ रही हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए,
बेसिकली वैसे मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, आ गई हूँ फाइनेंस सर्विसेज में, बट जब मैं एमफिल कर रही थी तो पॉपुलेशन का मेरे पास कोर्स था और उसमें मेरा काम बेसिकली सेंसस पे था। तो मैं आपको वहीं से उसका जिस देती हूँ कि पर 1000 पुरुष के अगेंस्ट में कितनी महिलाएं हैं, we call it sex ratio, we have not even crossed 950। अगर हम कहते हैं कि संसार में पुरुष है और महिलाएं हैं, 50-50 समझ में आता है, लेकिन क्या ये असलियत में रेशियो 50-50 है? और कितनी जगहों पे 50-50 है? हमारे ही देश में अगर किसी प्रदेश में, केरला जैसे प्रदेश में 1084 women per 1000 men हैं, somewhere close, तो वहीं पे हरियाणा जैसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 900 का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा है, हम 850 के नीचे। तो ऐसे में आप समझिए कि जहाँ पे भ्रूण हत्या हो रही, लीगली तो नहीं है, सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और कानून बहुत सख्त कानून है, लेकिन इस कानून को शक्ति तब मिलेगी जब आप और मैं इसे दिल से स्वीकारेंगे। आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, हमारे और आपके पड़ोस में ही कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि प्रीनेटल टेस्ट करा रहे हैं और ऐसे में भ्रूण हत्या भी हो रही है। जब तक हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये नहीं होना, जब तक हम उसे जन्म लेने का अधिकार नहीं देंगे, तो ये सवाल तो बहुत बाद का है कि लड़कियां जूझ रही हैं, संघर्ष करती आ रही है। संघर्ष तो पैदा होने से शुरू हो गया। अब पैदा होने का मौका नहीं दे रहा कोई, तो वो लड़की क्या उसको पोषण मिलता होगा? अगर बाय चांस कोई बच्चा किसी की इच्छा के विरुद्ध भी पैदा हो गया, परिवार की इच्छा के विरुद्ध किसी महिला ने उसको जन्म भी दे दिया, तो आप ये सोचिए, पहली बात तो उस महिला के उस परिवार में जो सोशल पोजीशन है वो कितना सुनती होगी, कितना पीड़न उसका होता होगा। वैसे तो ऐसे परिवार कम होंगे कि जहाँ पे दे वुड बी अलाउइंग अगेंस्ट देयर विल, लेकिन फिर वो जो बच्ची है, क्या उसको उतना मेडिकल केयर मिल रहा है? क्या उसको उतना पोषण अलाउड है? क्या उसको बढ़ने के उतने ही आयाम मिल रहे हैं? पैदा भी हो गए। अब स्कूल की बात जब आती है, जिन परिवारों में बेटियों को आने भी दिया जाता है, जब स्कूलिंग की बात आती है, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं कि बेटे को तो बहुत अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं और बिटिया को वो उतना अच्छा एजुकेशन का मौका नहीं दे। तो जूझना तो यहीं से शुरू हो गया है। पूजा जी, अगर हमारे देश में महिलाएं या लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अगर राजनीति में आ रही हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब उच्च शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, तो किसी भी देश में की राजनीति में, किसी देश के विकास में कहाँ तक उस देश का विकास हो सकता है, राजनीति में कहाँ तक करप्शन कम हो सकता है अगर महिलाएं आती हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति में पार्टिसिपेशन का सवाल है, एक बहुत बेसिक सा चीज़ है कि राजनीति या पॉलिटिशियन का, बेसिकली राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन का क्या, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पॉलिटिक्स में आएंगे वो यही फील कर पाते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि जब तक जनता के बीच में से उनकी समस्याओं को नहीं समझेगा, तब तक वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर सकता। पॉलिटिशियंस को हम वोट करके बिठाते हैं कि आप हमारी समस्याएं समझें और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएं। अगर हम कहें अगर हम महिलाएं इसी इसमें आए, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, एक महिला का जनप्रतिनिधि के रूप में अगर पॉलिटिक्स में आती है, तो क्या देश के विकास में या महिलाओं को अधिकार मिलेगा? मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज विमेन विल हैव अ वॉइस। अगर सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपन सिंपल ऑफिस की बात करूं, तो कई सारे ऑफिसेज जो आज भी बने हैं वो इस तरीके से बने हैं, तब बने थे
जब सारे के सारे लोग वर्क पॉपुलेशन वाज मेल। ऑफिसर्स ही इससे इक्विप नहीं है कि विमेन ऑफिसर्स या विमेन एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आराम से बैठ सकें और एक डिग्निटी के साथ बैठ सकें। अगर एक पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में या कहीं पे अगर इनइक्वालिटी देखेगी तो माइट बी शी विल पुट फॉरवर्ड अ मोशन कि प्लीज़ आप इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करें। जब उस लेवल पे इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, धीमे धीमे पॉलिसीज़ बनेंगी, इट विल ट्रिकल डाउन और एक निचले स्तर पे आके भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वुमेन्स हैव वॉइस, अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, जैसे मायावती जो है वो एक्स सीएम जो थी हमारी या सांसद भी रही है, वो उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे सुषमा स्वराज हों या किसी भी महिला पॉलिटिशियन की आप अगर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूती मिलती है कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगी। लेकिन क्या हुआ है अभी तक ऐसा? आप क्या सोचते हैं? नहीं, डेफिनेटली हुआ है। मैं क्लास 10th में थी और एक बाल भवन सोसाइटी की तरफ से मैं दिल्ली गई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने सोनिया गांधी जी को वहाँ पे देखा था, क्लास 10th की बच्ची की तरीके से। और उनको देखने का आई जस्ट हैड अ विजन, मतलब बहुत दूर से उनका व्यू मिला था, लेकिन उनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस था, एक बच्चे की अगर आप सोच से देखें, उनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस था, आई वॉज मोटिवेटेड। पूजा जी, देश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अभी बात की है कि देश में किस तरह से संगठन चल रहे हैं और चाहे वो लड़कियां हों चाहे महिलाएं हों, काफ़ी संघर्ष कर रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तो उन लड़कियों के लिए जो डरी सहमी है या वो महिलाएं जो अधिकार नहीं पा रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? ज़रूर ज़रूर, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर सशक्त फील करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप को इतना दृढ़ मजबूत बनाना है कि हमें कोई नीचा ना कर सके। पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, पर इसलिए कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगी तो कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ बन सकती हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको कभी किसी के आगे हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और आप स्वयं ही बहुत ज़्यादा सशक्त फील करेंगी। इसी के साथ कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको नियम कानून अपने आप ही पता होंगे, जिनको आप सही समय पे सही वक्त पे अपने अधिकारों के लिए यूज़ भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमारे बीच में ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक फाइनेंस ऑफिसर श्रीमती पूजा रमन जी थी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे साथ बातचीत की। पूजा जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे देश में जो भी महिलाओं की जो भी स्थिति है उसके लिए लगातार बहुत सारे संगठन चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।